So students, welcome back to the session of chemistry science, 10th science, important topic, chemical reactions and equations. लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया तुम्हें कि जो रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में, उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमने क्या बताया कि रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और नए प्रोडक्ट्स जब बन जाते हैं तो उसी को ही हमने केमिकल रिएक्शन बोला था। हमने कहा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हमारे चारों तरफ बहुत हो रही है, जो केमिस्ट्री में हमने स्टडी किया। फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है। और प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में ये और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और हमारा जो रेस्पायरेशन है, जो हम सांस ले रहे हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा फूड को डाइजेस्ट करता है। तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को देता है। ये भी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। तो केमिकल रिएक्शंस हमारे चारों तरफ हैं। हमने बताया कि जो मिल्क है उससे दही जम जाती है, तो ये भी केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स। और ये जो आयरन की रस्टिंग आप देखते हैं, बड़े बड़े आयरन रस्ट हो जाते हैं, ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं स्टूडेंट। तो हमने ये भी बताया कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस होता है। फिजिकल चेंज में हमने देखा था कि सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो गई थी। जैसे वाटर का हमने बताया कि वाटर की आइस बन गई और आइस से फिर पानी बन गया और फिर वाटर से मैंने स्टीम बना दी स्टूडेंट्स। तो ये सारी जो प्रोसेसेस मैंने बताई थी स्टूडेंट्स, ये फिजिकल चेंजेस थी। तो हमारे अराउंड जो केमिस्ट्री का मेन फंक्शन क्या है, मैंने बताया था कि केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। जो भी मैटर होता है हमारे अराउंड स्टूडेंट्स, मैटर होता है, उसकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं, फिजिकल और केमिकल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन होने वाली है। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने तुम्हें बताया था कि रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, प्रोडक्ट्स को लिखा जाता है राइट हैंड साइड पे। कोई भी जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो हमने बताया कि रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे। तो केमिकल रिएक्शंस से हमने फिर आपको बताया कि केमिकल जो इक्वेशन होती है हम वो बनाते हैं। तो हमने ये भी बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है स्टूडेंट्स। तो हमने देखा कि अगर कोई सब्सटेंस में रिएक्शन हुई और कलर चेंज हो गया, या कोई गैस निकली, या कोई चेंज इन टेम्परेचर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिए थे कि अगर हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दें तो ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है, और जो सोल्यूशन होता है स्टूडेंट वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। हमने उसकी डायग्राम भी आपके सामने रखी, जहाँ पे हमने आयरन नेल डाला, ब्लू कलर का सोल्यूशन जो है उसका कलर चेंज हो गया। जब हमने आयरन नेल डाला तो वो देखा ब्लू से ग्रीन हो गया। यहाँ पर हमने आपको शो भी किया है। अब इसके बाद में हमने देखा कि गैस की इवोल्यूशंस भी होती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक कॉनिकल फ्लास्क में अगर हमने डेल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए तो क्या होगा, गैस निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो ये सारी जो रिएक्शंस हमने तुम्हें बताई थी स्टूडेंट, यहाँ पर देख रहे हैं आप, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं, ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो केमिस्ट्री में हो रही हैं स्टूडेंट्स। तो केमिकल रिएक्शंस में नए सब्सटेंस बन रहे हैं। और हमने बताया कि केमिकल रिएक्शन जब होती है उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। रिएक्टेंट्स की साइड पे जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, और प्रोडक्ट्स में भी जो बनते हैं तो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट। इस तरह से केमिस्ट्री के अंदर जो भी रिएक्शंस हमने बताई वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको पिछले लेक्चर में। और हमने फिर आपको बताया कि देखो जो इक्वेशंस होती हैं उसको कैसे लिखा जाता है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि कोई भी, जैसे मैग्नीशियम हमने कहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो लास्ट लेक्चर में हमने कहा कि इनके सिंबल्स हम लिख लेंगे, मैग्नीशियम के, ऑक्सीजन के और मैग्नीशियम ऑक्साइड के, और इस तरह से हम रिएक्शन को बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने इनके सिंबल्स लिखे। तो यहाँ पर जो रिएक्शन मैंने दिखाई, जैसे कि हमने बताया था कि मैग्नीशियम जो होता है अगर उसके रिबन को हम जलाएं स्टूडेंट्स, तो हमारे को एक नया कंपाउंड मिलता है जो व्हाइट कलर का होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल हमने Mg लिखा, ऑक्सीजन का O2 लिखा, तो Mg, इसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर्स में बताया कि जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं स्टूडेंट, वो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशंस को।
तो यहाँ पर हमने आपको केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताया। तो यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल भी दिए, देखो कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, तो हमने इनके सिंबल्स लिख दिए तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पर हमने बताया कि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं स्टूडेंट। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं और जो नंबर ऑफ एटम्स जो लेफ्ट हैंड साइड पर है स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड के बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका रीजन हमने बताया कि जब कोई भी केमिकल प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन हो रही है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट होल्ड ट्रू। ना तो मास अपीयर हो सकता है ना डिसअपीयर हो सकता है। तो इसी तरह से जो फिर हम दोनों साइड पर एटम्स को बैलेंस करते हैं उसे हमने बताया था बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। तो जैसे हमने बताया था कि आयरन रिएक्ट्स विद H2O टू फॉर्म Fe3O4 प्लस H2। ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो अनबैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड नहीं है। लेकिन हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने आपको बताया था कि टोटल मास इज कंजर्व्ड, द मास सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो मास कहीं डिसअपियर नहीं हो सकता, अपीयर नहीं हो सकता। जो मास रिएक्टेंट्स का था, अगर मैं रिएक्शन को बंद कर दूं, क्लोज्ड कर दूं, तो दोनों के मास बराबर होने चाहिए। इसीलिए ही हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं स्टूडेंट। इसीलिए रिएक्शंस के जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके एटम्स और प्रोडक्ट्स की तरफ जो एटम्स होते हैं वो बराबर होने चाहिए। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया, ये रिकैप है, मैं रिकैप कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ जो हमने पहले किया था स्टूडेंट्स। और इंटरेस्टिंग बात हमने क्या बताई थी लास्ट लेक्चर में कि बैलेंस कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। कोई भी रिएक्शन लेंगे उसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट होल्ड ट्रू। तो हमने बताया जैसे आयरन को हमने रिएक्ट किया था वाटर के साथ, तो हमें बना था Fe3O4 और 4H2O। तो बैलेंस करने की तरीका मैंने क्या बताया था स्टूडेंट की, जिस ऐसा कंपाउंड जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट होते हैं उसको लिया जाता है स्टूडेंट, उसको लिया जाता है। और फिर हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे आयरन 3 थे तो मैंने वहां 3 लगा दिया। तो इसको मैं यूज करूंगा, इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं Fe3O4 में। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, रिएक्टेंट्स होते हैं स्टूडेंट। राइट हैंड साइड के होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हमने देखा कि आयरन 3 है तो हमने 3 लगा दिया। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जब इसको 3 लगा दिया तो फिर बाकी जो है ऑक्सीजन 4 थी, तो यहाँ पर फिर हमने 4 लगाया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। जब हमने 4 लगा दिया तो हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8 हो गई, तो फिर हमने यहाँ 4 लगाया। अब देखो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है स्टूडेंट्स। इसमें नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड पर और नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड पे इक्वल हैं। ये मस्ट है हमारे लिए, ये जरूरी है, सो दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स ट्रू। अब इक्वेशंस के अंदर इसमें इंफॉर्मेशन अभी नहीं पता लगी कि आयरन की क्या स्टेट है, ये सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। वाटर की 3 स्टेट होती हैं। आइस में वाटर सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड भी होता है, वाटर की गैस जो होती है वाटर वेपर जिसे कहते हैं स्टूडेंट, स्टीम जब बनती है। तो हमें ये बताना पड़ता है कि इनकी स्टेट्स क्या है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया जो सिंबल हम यूज करते हैं। सॉलिड के लिए एस लगाता हूँ, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी। और एक्वस देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वस में क्या होता है, जब जो चीज पानी में डिसॉल्व हो जाती है स्टूडेंट, जिसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो उसको हम एक्वस कहते हैं। एक्वस कहते हैं मतलब वो वाटर के अंदर सोल्यूशन बन गया। जब पानी के अंदर किसी चीज का सोल्यूशन बनता है उसे हम एक्वस कहते हैं। तो एक्वस सोल्यूशन बहुत यूज करते हैं हम केमिस्ट्री में, मतलब वो वाटर में होते हैं। वाटर के अंदर जब मैंने किसी चीज को डिसॉल्व कर दिया स्टूडेंट तो वो एक्वस हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्वस। और जो प्योर होता है, प्योर के लिए मैं एल लिखता हूँ, जी लिखता हूँ और एस लिखता हूँ। एस सॉलिड के लिए होता है स्टूडेंट, जी गैस के लिए होता है। और इस तरह से हमने यहाँ पे सिंबल दिखाए, एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस। एक्वस मीन द सब्सटेंस हैज बीन डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी के अंदर उसको हमने डिसॉल्व किया है। और जब गैस प्रोड्यूस होती है तो वो हमेशा ऊपर जाती है। तो गैस के लिए हमने बताया कि ऐसा एरो दिखेगा आपको बुक्स में, ये मतलब गैस बनी थी, गैस। तो गैस कहाँ जाती है? ऐसे रिएक्शन के बाहर बाहर निकलेगी गैस, तो हमने ऐसे दिखाया। और कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है स्टूडेंट जिसमें कोई सॉलिड बन, जिसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या होता है? प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट बन जाता है स्टूडेंट, कोई रिएक्शन होती है उसमें कुछ सॉलिड बन जाता है।
तो जो सॉलिड होता है वो कहाँ आएगा? अगर मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है स्टूडेंट्स, जिसमें केमिस्ट्री में मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, अब मान लो इसमें कोई रिएक्शन हुई है और यहाँ पे सॉलिड बन गया स्टूडेंट, सॉलिड बन गया, तो ये सॉलिड नीचे आ जाएगा, प्रेसिपिटेट मतलब मुझे दिखेगी, तो उसको हम ऐसे दिखा देते हैं कि ये प्रेसिपिटेट है। इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। ये सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। इसके एग्जांपल अभी हम देखेंगे, अभी हम आ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस में। और इसके अलावा हम रिएक्शन में क्या चीज है जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट? देखो और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें रिएक्शंस में चाहिए हो। रिएक्शन जब होती है स्टूडेंट, उनका कोई टेम्परेचर होता है, कोई प्रेशर होता है, और रिएक्शन के अंदर कुछ कैटालिस्ट का भी हम यूज करते हैं। हम ये कह रहे हैं रिएक्शन जो होती है उनका कोई टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, कोई प्रेशर होता है, और कैटालिस्ट का भी हम यूज करते हैं स्टूडेंट। रिएक्शन में क्या यूज करते हैं? कैटालिस्ट का भी। तो कोई भी रिएक्शन में करूंगा तो ये तीनों चीजें मुझे पता होनी चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट। कितने टेम्परेचर पर मैंने कोई रिएक्शन की स्टूडेंट, कितना प्रेशर अप्लाई किया। इस समय जो मैं प्रेशर है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम 180 हम कहते हैं, 180 हम कहते हैं। कैटालिस्ट भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके कारण रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट, इनकी एब्सेंस में बहुत सारी रिएक्शंस नहीं होती। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन दिखाई है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है मैंने आपके सामने जो रखी है स्टूडेंट, तुमको बता सकता है? ये 6CO2 6H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये रिएक्शन कहाँ होती है स्टूडेंट? इसका क्या नाम है? कोई बताएगा इसका क्या नाम है? ये जो रिएक्शन मैंने लिखी, ये जो रिएक्शन मैंने लिखी, ये कौन सी रिएक्शन मैंने लिखी है? ये कहाँ पर होती है स्टूडेंट्स? तुम्हें दिख रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड reacts with water in the presence of sunlight, क्लोरोफिल, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन मिली हमें। बताओ कि ये रिएक्शन कहाँ होती है स्टूडेंट्स? किसी को पता है कि ये रिएक्शन कौन सी है? तुमने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। कौन सी रिएक्शन है ये? फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है स्टूडेंट्स? बताओ, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहाँ पर हमने देखी? ये कहाँ पर होती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड ने पानी के साथ रिएक्ट किया सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का जो है प्लांट्स में सब्सटेंस है, और ये एक तरीके से कैटालिस्ट का काम करता है, तो ये रिएक्शन हो जाती है। प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं इस रिएक्शन से, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और रेस्पिरेशन तुम्हें पता ही है, रेस्पिरेशन जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है वो ग्लूकोज जो होता है, तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको वो यूज कर लेते हैं। इसीलिए हमने बोला प्लांट्स बचाओ, ट्रीज लगाओ, ट्रीज लगाओ, क्योंकि ये पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, कार्बन के अमाउंट को अर्थ पे कम करते हैं स्टूडेंट्स। जो रेन फॉरेस्ट है तुम्हें पता है वो बहुत जरूरी है। रेन फॉरेस्ट क्या करते हैं, उनमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, जो कि कार्बन एमिशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनमें कार्बन स्टोर हो जाती है, और हमारा जो पोल्यूशन का लेवल होता है वो कम हो जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने ऊपर क्या लिखा है? सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, सनलाइट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। नीचे देखा मैंने लिखा क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल एक कैटालिस्ट, सनलाइट मुझे चाहिए तब जाके ये रिएक्शन होगी। तो तुम देख रहे हो कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। अब यहाँ पर हमने एक रिएक्शन दिखाई है, प्रेपरेशन, यहाँ पे हम बना रहे हैं मेथनॉल। इसका क्या नाम है स्टूडेंट? CH3OH क्या होता है? ये है मिथाइल अल्कोहल, मेथनॉल। मेथनॉल क्या है? एक अल्कोहल है, अल्कोहल बना रहे हैं हम, इसे मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसको बनाने के लिए हमने क्या यूज किया? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जी की फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस, और प्रेशर ऊपर दिखाया गया। देखो इतना प्रेशर चाहिए तब जाके ये रिएक्शन होती है। अगर प्रेशर इतना नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन कंडीशंस। तो रिएक्शन की कंडीशंस को जो एरो होता है स्टूडेंट, उसके ऊपर हम लिख देते हैं, उसके ऊपर हम लिख देते हैं कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, तो तब जाके हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है, अब जाके ये पूरी रिएक्शन बनी। तो हमने केमिकल रिएक्शन हुई, उसकी एक इक्वेशन बनाई, उसको बैलेंस किया, और उसके स्टेट लिखे, फिजिकल स्टेट की, सॉलिड में कौन सा था सब्सटेंस, गैस की फॉर्म में कौन सा था,
और यहाँ पे एक्वस देख रहे हो, एक्वस का मतलब ये वाटर में डिसॉल्व है, पानी के अंदर घुला हुआ है। और हमने उसके एरो के ऊपर क्या लगाए हैं, कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कैटालिस्ट को यूज हुआ है, तब जाके रिएक्शन कंप्लीटली हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक तरीका हमने बताया आपको, हाउ टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन बाय इक्वेशन। तो इक्वेशन बना के जब हम लिखते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, हमारी पूरी इक्वेशन की इंफॉर्मेशन इसमें होती है। हमें पूरी पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है जी। कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफाइल टू गिव ग्लूकोज एक्वस, एक्वस मतलब ये पानी के अंदर डिसॉल्व है, और ऑक्सीजन एक्वस। अब हमने इक्वेशन लिख दी, बस ये शॉर्ट फॉर्म हो गई जो रिएक्शन हमारी हुई है। अगर टेम्परेचर होगा तो वो भी लिखूंगा, प्रेशर भी लिखूंगा, कैटालिस्ट का नाम भी लिखूंगा, तब जाके रिएक्शंस होती है। तो केमिस्ट्री के अंदर हमने ये मेथड अडॉप्ट कर लिया। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट यहाँ तक? हम इसको पहले भी बता चुके हैं तुम्हें कि कैसे रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी को डाउट है बोलो। यू कैन इंटरेक्ट विद मी, ये लाइव क्लासेस होती हैं, इसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ लो, देखो मेरी केमिस्ट्री ऐसी है कि इसको समझना है, समझना है। अगर केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, यू विल लव केमिस्ट्री, यू विल लाइक केमिस्ट्री, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, सारी समझ आ जाएगी, और तुम अपने कैरियर गोल्स जो भी बना रहे हो आगे कामयाब हो जाओगे। मेडिकल वाले स्टूडेंट जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, और किसी भी और बहुत सारे आजकल हैं कैरियर, जो न्यूट्रिनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, केमिस्ट्री, पॉलीमर इंडस्ट्री, बहुत एप्लीकेशंस है साइंस की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो की। एस्ट्रोनॉट्स बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, फ्लाइंग ऑफिसर्स बन सकते हो। ये सारी चीजें, साइंस बहुत जरूरी है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ, साइंस को समझना जरूरी है। हर चीज को समझना है। एक एक वर्ड जो केमिस्ट्री का लिखा गया है एनसीईआरटी का, मैं उसे डिकोड करता हूँ, उसको खोल के आपको समझाता हूँ कि इसका ये मीनिंग है, इस कंसेप्ट को समझना है। केमिस्ट्री को समझना है, रट्टा नहीं लगाना। साइंस को समझना है, साइंस होती है दिमाग लगा के समझने वाली चीज। ये सारी साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी हम पढ़ेंगे सारा हमें समझना है। जितना ज्यादा हम सोचेंगे माइंड से, उतना हमें ज्यादा अच्छा लगेगा सब्जेक्ट, और हम इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये हमारा मकसद है। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का टारगेट है। बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने सामने रखे आपके कुछ क्वेश्चन। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट बता सकता है इसका आंसर? आपका टाइम स्टार्ट हुआ, 30 सेकंड हमारे पास होते हैं, ज्यादा नहीं, कोई भी क्वेश्चन हम रखते हैं। जब हमने मैग्नीशियम को जलाया था तो आपको पता है डार्जिलिंग फ्लेम से जला था, और एक वाइट सा बहुत फ्लेम मिला था, बहुत ही ब्राइट डार्जिलिंग फ्लेम, और कंपाउंड बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब हम ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, व्हाई शुड द मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर? ये एक्सपेरिमेंट किया था हमने, याद है? मैग्नीशियम को बर्न करके क्या बनाया था स्टूडेंट्स? तुम्हें पता कि मैग्नीशियम था हमारा, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और क्या बना? इसको मैं बैलेंस कर दिया, ये बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टूडेंट, ये व्हाइट कलर का एक सॉलिड सा मिला था, याद आ गई रिएक्शन? इसको हमने क्या किया था? फ्लेम पे बर्न किया था। ये फ्लेम केमिस्ट्री में जो है हमारा, उसको हमने क्या किया था? इसको बर्न किया था एयर में। ये रिएक्शन तुम्हें याद आ गई? तो इसको क्यों क्लीन करना जरूरी है? बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर? इसको क्लीन क्यों करते हैं सरफेस को? अगर क्लीन नहीं होगा तो फिर मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा? कुछ इंप्योरिटीज होंगी, तो फिर जलेगा नहीं, तो फिर उसका मतलब उसके ऊपर अगर कोई और चीज डिपॉजिट है या कोई और भी चीजें, क्लीन नहीं है सरफेस, तो फिर क्या जलेगा नहीं, वो फ्लेम कैसे बंद करेगा? मैग्नीशियम की रिएक्शन करनी है, तो इसलिए जो सब्सटेंस इसके ऊपर इम्प्योरिटीज हैं जो भी जमी हुई है, उनको हम सैंड पेपर से रब करके इनको बर्न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 था। ये रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl। स्टूडेंट्स, इसको बैलेंस करना है। कौन करेगा बैलेंस? हाइड्रोजन गैस है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है स्टूडेंट्स,
और बना रही है HCl। ठीक है, अब बताओ कि इसको बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे, कितना लगेगा यहाँ पर कोफिशिएंट, दोनों तरफ एटम का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए स्टूडेंट, सेम होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्लोरीन कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1, तो इसको 2 कर देते हैं। तो ये तो बहुत आसान थी, बहुत आसान थी, बैलेंस हो गई। तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होने चाहिए, तो उसे ही हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड में कह रहा है बैलेंस करना है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है ये बेरियम क्लोराइड है, और एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला कैसे बनाओगे, कोई बता सकता है स्टूडेंट? एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बताओ कोई, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, कोई स्टूडेंट को पता है सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? एल्यूमिनियम 3+ होता है, सल्फेट 2- होता है स्टूडेंट्स। तो मैं कैंची चला देता हूँ, क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड। यहाँ पे मैंने को दोनों के चार्ज बराबर करने हैं स्टूडेंट, दोनों के चार्ज बराबर करने हैं। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसको मैं कितने से करूं, 3 से। तो 3 × 2 -6 हो जाएगा, और 3 + 2 + 6 हो जाएगा, तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। कंपाउंड के ऊपर चार्ज हमेशा 0 होता है स्टूडेंट, ये मैंने एक मेथड बताया आपको फार्मूला लिखने का। तो यहाँ पे क्या बना, Al2SO4 थ्राइस हो गया स्टूडेंट्स। तो ये इसका फार्मूला बना Al2SO4 थ्राइस। तो ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, बेरियम सल्फेट बन रहा है। बेरियम सल्फेट का फार्मूला हमें पता है, बेरियम क्या होता है, लो इसके फार्मूले बता देता हूँ तुम्हें कैसे बनाते हैं। बेरियम की वैलेंसी 2+ होती है, और सल्फेट की 2- होती है। चलो क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड, ये भी 2 ये भी 2, तो इसको भी 1 से और 1 से +2 और -2 0 हो जाएगा, +2 और -2 0 हो जाएगा स्टूडेंट। लो ये भी बन गया बेरियम सल्फेट। और क्या बनाया तुमने इसमें, अरे एल्यूमिनियम आंसर मांग ले भाई किसी से यार, तो मैं रात को बैठे खुद लिखूंगी, अब बहुत देर लग जाएगी, 3-4 घंटे तो लग जाएंगे मेरे को है, लिखने में, क्या बोला, बना बना के राम कथा। क्या कह रहे हो? ये जो मैं देख फार्मूले लूंगी लिखने कि तो तुमने उन्होंने सही लिखे नहीं लिखे, क्योंकि मेरे को समझ 9th में में तो आ सीखे गया थे ना, लिखना क्या है, पर मेरे को वो 9th क्या में बोलते, तुमने 3 बनाए थे नंबर ये और सारे 4 नंबर के फार्मूले। हिसाब से बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, और आंसर कुछ यार एक क्वेश्चन के साथ पता है कितना बुरा है वो ना, गूगल पे दे रखा है, सारी झींगे दे रखा है, वो हमारी बुक में भी दे रखा है। क्या चीज? मैम इतनी हरामखोर है, उसका ना सॉल्यूशन कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ एक ही साइट पे है जो पेड है। अब हम कि $14 भरेंगे, वो भी सिर्फ एक 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। अच्छा ये देखो, यार अब अपना साउंड को, हद है यार, वो क्वेश्चन इतना फेमस क्वेश्चन है, वो हर जगह दे रखा है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन साउंड को और उसके म्यूट आंसर के कर लो, पैसे साउंड मांग को रखे हैं म्यूट कर लो, बाद में बात करेंगे, साउंड को म्यूट कर लो। पहले इसको देख समझ लो सारा, हमारे बुक केमिस्ट्री में भी नहीं है समझनी तो है, सारी झंझट दिया। साइंस को समझ लो। ये क्या मैं बता रहा हूँ, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसको बैलेंस करना है, बताओ कितना बनेगा, कितना कैसे बैलेंस करोगे? कॉन्फिडेंस अलग है तो यहाँ पे हमारे पास देखो, ये सबसे बड़ा भाई, है, सबसे बड़ा। सेमिनार का तो मैं भूल ही जाती हूँ, बीच बीच में कहा जाता वो भी करना तो है। इसको, ये आवाज बंद करे, कौन कौन आवाज बोल रहा है, आवाज बंद करो। ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसको कैसे बैलेंस करोगे, सबसे बड़ा ये है। इसके अंदर कितने एल्यूमिनियम है, 2, यहाँ पे देख लो कितने हैं, 1 है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इसको करोगे 2। अब देखो कि सल्फेट कितने हैं यहाँ पर, 3, तो इसमें कितने, हाँ हाँ हाँ। तो 3 करोगे, तो अब क्या फिर क्या बनेगा फिर, यहाँ पर 2AlCl3 हो गया, तो ये Cl कितने बने तुम्हारे, 2AlCl3 6 बने हैं। अरे 3 बार इस बंदे मेरे सामने पूछ चुके हैं, तो थ्री बस बी बंद कर टॉपिक पूछना, समझ में BaCl2 याद कुछ रहता और नहीं, समझ में Al2SO4, आएगा नहीं, टॉपिक कहते रहा ये जरूर पूछना है पर। ये बैलेंस होगी इक्वेशन, ये वाली। तो कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको वो बैलेंस। पति तेरे को नहीं आ रहा, वो उसे भी पता है, कोई इंटरेस्ट की बात नहीं थी, अब छोटी नेक्स्ट बात क्वेश्चन पूछ रही है, देखिए, वो तो बता नेक्स्ट बता के क्वेश्चन, थक गई, इसका नाम ही मेरे को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी को ये आवाज पूछते किस, रहते हैं। बंद करो आवाज, क्लास में बोलना नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, इसका फार्मूला पहले लिखो और इसको बैलेंस करो। सभी इक्वेशंस को बैलेंस करना है हमने। तो बैलेंस करने का मेथड तुमने देख लिया, मैं कौन सा मेथड यूज करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है।
सोडियम और वाटर की जब रिएक्शन अरे होगी, यार इसमें एक मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकती, ओप्पो के फोन में डलता नहीं है क्या? वहाँ 64 GB का डाल ले, सोडियम सारा स्टोरेज और में शिफ्ट कर दे। वाटर की रिएक्शन कैसे होगी? सोडियम प्लस अरे ओप्पो में डलता है, ओप्पो में नहीं H2O, डलता ये है। रिएक्शन लिखो। अभी अभी अपनी इतने खबर दी है। सोडियम और वाटर की रिएक्शन लिखो, कैसे लिखनी है? सोडियम प्लस H2O गिव्स व्हाट? बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? NaOH अरे डबल सिम वाले में ऑप्शन होता है, मेरे प्लस फोन में भी ऐसी हाइड्रोजन। दो सिम का ऑप्शन है, सोडियम सिम डाल के रिएक्ट्स मेमोरी विद कार्ड वाटर डाल टू लो। फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड कोर्स इस तरीके से इसको बनते हैं। बैलेंस करो, बैलेंस करो। नहीं भैया के पास तो एक यहाँ ही पर नंबर, सबसे ज्यादा तो ये भैया है, इस मामले में भी गरीब है, सबसे ज्यादा इसके फिर भी वो मेमोरी कार्ड नहीं हाइड्रोक्साइड, डाल रही। इसको बैलेंस करो। सोडियम एक है, ये एक है, और हाइड्रोजन दो है। तो आप देख रहे हो कि भैया को मेमोरी कार्ड यहाँ गिफ्ट पे कर तीन हो देंगे गई हम है, इस बर्थडे यहाँ पे। पे हाइड्रोजन तीन हो गई है, तो इसको क्या करोगे? तो इसको अगर मैं टू कर दूं तो ये फोर हो जाएगा, तो ये टू हो जाएगा। अब कितनी हो गई? हाइड्रोजन दो और दो चार हो गई, और ऑक्सीजन कितने हैं? दो, और ये सोडियम दो है, ये लो, ये भी बड़े वैल्यू। काम की चीज है। इसको बैलेंस करना है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने का एक तरीका ये है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन इसके किए हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। इसका लिखना है हमने। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर मैंने बताया कि आपने कैसे फार्मूले बनाने हैं किसी भी कंपाउंड के। क्रिस क्रॉस मेथड होता है, इससे हम चार्जेस को बैलेंस करके फार्मूला पूरा लिख लेते हैं। तो अगर हमने इस ये वाला लिखना है थर्ड का वन आंसर, तो क्या होगा? थर्ड का वन आंसर हमारे पास क्या है? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है स्टूडेंट? BaCl2, ये है हमारा बेरियम क्लोराइड। और सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या है? Na2SO4। फार्मूला बनाने का मेथड में तुम्हें बताया, देखो बेरियम की 2+ और Cl की, बेरियम की वैलेंसी कितनी है? 2+ है स्टूडेंट। Cl की कितनी है? एक माइनस है, तो क्रिस क्रॉस मेथड। ये 2+ है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और बर्बाद हूँ तो मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन सबको। गया? ACl2 बन गया, और ये Na2SO4 है। तो क्या बनेगा इससे? बेरियम सल्फेट, ये एक सॉलिड है, वो पहले ही बता रहा है, एक सॉलिड 150 तो मैसेज तो पढ़ प्रेसिपिटेट लेती बनेगी। और क्या बनेगा? और सोडियम क्लोराइड, और हूँ, सोडियम 5 मिनट लगते हैं पढ़ने में। और सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो इसका फार्मूला क्या है? ये 2 है, 2NaCl। तो ये देखिए, ये बेरियम सल्फेट 2NaCl। अब यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। बेरियम एक, भाई तू बेरियम एक, मार्केज रेड क्यों नहीं सल्फेट किया? एक, मैं तो सल्फेट एक, सेलेक्ट ऑल Cl2 मार्केज रेड, अब उसमें Cl2, लिखेगा तो मैं NaCl बन कोई गया। फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बैलेंस होगी रिएक्शन। अब थर्ड देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। खोलना क्या है? खोलना ही नहीं है उसको, तो बस एक में से सेलेक्ट कर, सेलेक्ट ऑल मार्केज रेड, स्टॉप जितने भी होंगे टॉकिंग, मैसेज में स्टॉप साथ टॉकिंग। ये रीड हो कौन बोल रहा है? जाएंगे, अब तो ना पढ़े चाहे ना पढ़े हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड पर पता है, इसमें एक लोग रिएक्ट्स इन सामने वाले वाटर। बंदे को वाटर क्या लगता होता है है? मैसेज एक्वस, पढ़ लिया और हमने घंटा कुछ देखा। HCl एक्वस। ये रिएक्शन क्या होगी? इट विल रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, NaCl एक्वस प्लस H2O। तो ये एसिड बेस की रिएक्शन थी, ये बेस है मेरा, और ये एसिड है। इज एग्जांपल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। और इसमें बनता है साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर बनता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने कर दिए। ये जो एनसीईआरटी शक्ल सुधार के पढ़ाते ये हैं ना, सारे क्या क्वेश्चन ऐसे हमारे नंबर सॉल्व हो पढ़ती है? गए। अब हम आगे चलते हैं। ये यहाँ तक किसी को डाउट है? ये जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व हो गए हैं। अब आगे आगे हम देखो कि रिएक्शंस के बारे में हम क्या स्टडी कर रहे हैं। अब रिएक्शंस कई टाइप्स की होती हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं व्हाट आर द हाय आ जाइए, आप कहाँ वेरियस गायब? टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस। तो यार व्हाट मोटी लग रही डिम्पल, ऐसा लग रहा है कुछ इसने गाल इसके थोड़े बड़े हो गए। आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस? इससे ज्यादा तो नहीं हुआ, अब इससे ज्यादा तो हुए नहीं होंगे, खुश बस। बस बस इतना नहीं बोला था डिम्पल, शो करने के लिए कुछ नहीं, तेरे पास दिखाने के लिए। थोड़ा दूर से दिखा यार। इस बार इस बार इस बार मैं 5 लेके आऊंगा।
तो स्टूडेंट्स अब देखिए कि अब हम आपको ये बता रहे हैं कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी वांट टू नो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमने बताया कि केमिस्ट्री के अंदर जो भी हमने बताया आपको कि रिएक्शंस क्या होती हैं, उसे कैसे केमिकल इक्वेशन बनाते हैं और कैसे उनको बैलेंस करते हैं, रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं, वो सारी चीजें हमने आपको बता दी। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शंस हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस स्टूडेंट्स। तो ये हमने अब देखना है कि जो रिएक्शंस हमारी होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहला जो मैं बता रहा हूं तुम्हें स्टूडेंट, वो आपके सामने आ गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? Those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination। देखो कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर जाते हैं और एक प्रोडक्ट बन जाता है, एक प्रोडक्ट बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे कि आपको पता क्विक लाइम क्या होता है? इसका फार्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम को जब हम पानी में डालते हैं तो हमारे को मिलता है एक कंपाउंड जिसे यहाँ पर मैंने शो किया है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड स्टूडेंट्स, ये इसे क्विक लाइम कहते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहा है जिसे हमने दिखाया है CaOH2। तो इसे स्लेक्ड लाइम कहा जाता है, इसे स्लेक्ड लाइम कहा जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन में दिखाया, ये सॉलिड की फॉर्म में था, ये वाटर मेरा लिक्विड था स्टूडेंट्स, और ये एक्वा सॉल्यूशन बना है। तो दो सब्सटेंस है यहाँ पर जो कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस को बना रहे हैं। जब दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो उसे बोलते हैं स्लेक्ट, यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैंने क्या बताई आपको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारा एग्जांपल है स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर हमने देखो एक सब्सटेंस और एक स्टेम दो कंबाइन करके और एक बन गया 1 + 1 गिव्स 1। तो दो सब्सटेंस कंबाइन किया और एक बन गया स्टूडेंट्स। इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये आप देखोगे कि ये जो मैंने रिएक्शन दिखाई है इसमें बहुत हीट निकलती है, इस रिएक्शन में हीट निकलती है स्टूडेंट्स। क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है। कैसे पता लगेगा? ये गर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, ऊपर से पानी डाल दिया स्टूडेंट, वाटर। ये बीकर देख रहे हो गर्म हो जाएगा, ये हॉट हो जाएगा। क्या होगा? बीकर हॉट हो जाएगा। अब हॉट क्यों हो गया? ये तुम्हें पता है कि जो व्हाइट वॉश करते हो, जो चूना होता है, चूना उसको पानी में डालते हो तो बड़ी हीट निकलती है, बड़ा स्ट्रांगली हीट निकलती है, गर्म हो जाता है बिल्कुल वो, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट निकली है। तो ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट निकलती है स्टूडेंट। अभी हम बताने जा रहे हैं जिन रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है स्टूडेंट, उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। ये रिएक्शन जो होती है क्या होती है? एक्सोथर्मिक, मतलब इसमें हीट निकलती है, इस रिएक्शन में हीट निकलती है, उसे एक्सोथर्मिक कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने क्विक लाइम डाला वाटर में, स्लेक्ड लाइम बन गया, हीट निकली तो ये गर्म हो गया। और इसको मैंने बोला, यहाँ पर हमारे पास और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कॉम्बिनेशन के। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गई, 1+1, ये दोनों कंबाइन करके एक बन गया कंपाउंड, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर अमोनिया गैस HCl से कंबाइन कर गई, एक और एक, दो रिएक्टेंट कंबाइन कर गए और एक बन गया, ये बन गया हमारे पास स्टूडेंट्स, क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। यहाँ पर मैंने, ये बर्निंग ऑफ कोल है स्टूडेंट, कोले को मैंने जलाया ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, 1 + 1 2। तो दो सब्सटेंस जो है वो कंबाइन करके एक सब्सटेंस बन गई। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गई और H2O बन गया। ये सारे मैंने दिखाए स्टूडेंट्स एग्जांपल्स किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमें पता लगी क्या होती हैं, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सब्सटेंस को बना देते हैं तो उसे बोलते हैं स्टूडेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमें समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब देखो दो टाइप की रिएक्शंस हम केमिस्ट्री में देखते हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है? जिनमें हीट निकलती है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं स्टूडेंट्स, मैंने बताया एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, उनमें हीट निकलती है स्टूडेंट, हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। और दूसरी बता रहा हूं एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है स्टूडेंट्स। कौन सी होती है? एंडोथर्मिक। उनमें हीट एब्जॉर्ब होती है स्टूडेंट्स, वो हीट को एब्जॉर्ब, उन्हें हीट चाहिए होती है, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, इसमें हीट निकलती है, हीट निकलती है, गर्म हो जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा, रिएक्शन होगी तो ठंडा हो गया क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो गई, हीट एब्जॉर्ब होगी। तो एग्जांपल देखो, मैं कह रहा हूं ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एनर्जी। देखो ऐसा क्यों होता है? जितनी भी रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स उनमें एनर्जी यूज होती है, एनर्जी यूज होती है। कैसे? बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी चाहिए, बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी निकलती है स्टूडेंट्स। कोई भी रिएक्शन करता हूं देखो, एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स एंड एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो इस तरह से दो टाइप की रिएक्शंस होती है स्टूडेंट, एक को एंडोथर्मिक कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में अब्सॉर्ब होती है एनर्जी, और एक्सोथर्मिक एनर्जी में एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट्स। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे हो सकती है? ये हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, और साउंड की फॉर्म में। जब रिएक्शन होगी वो गर्म हो जाएगा सोल्यूशन, तो हीट निकली या लाइट भी निकली। बम ब्लास्ट होता है तो क्या होता है? जब एक बम फटता है आपने देखा, उसमें हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है, और आवाज भी आती है, आवाज भी आती है, साउंड भी आ सकता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये है कि जब आप पटाखे यूज करते थे, जो क्रैकर्स होते हैं उनमें क्या होता है? हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है, आवाज भी आती है, ठा। तो एनर्जी निकली है किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में स्टूडेंट। ये सब एग्जांपल्स हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। ये सारे किसके एग्जांपल हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के। आपको पता है कि जो रेस्पायरेशन है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है स्टूडेंट्स। क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आपके शरीर में चले जाती है स्टूडेंट्स। जो आपके बॉडी में फूड आपने खाया था, ग्लूकोस, ये ग्लूकोस है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब फूड डाइजेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर करते हो, एक्सहेल, वाटर लिक्विड बनता है, और क्या निकलती है? एनर्जी। तो एनर्जी बनती है जिससे हम काम कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। तो रेस्पायरेशन जो मैंने बताई, रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्टूडेंट। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस स्टूडेंट, जो आप गैस जलाते हैं अपने घरों में, अपने घरों में नेचुरल गैस, सीएनजी का नाम सुना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का नाम सुना है, एलपीजी, जो एलपीजी जलाते हो वो ब्यूटेन होती है, वो रिएक्शन में हीट निकलती है, तभी तो आप अपना खाना बनाते हो। वो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और सुनो, न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस की, जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है स्टूडेंट? साल्ट एंड वाटर। और यहाँ भी हीट निकलती है, हीट भी निकलती है। जब हीट निकलेगी तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है सारी जो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। जब कोई मेटल करोड होता है, जब रस्टिंग ऑफ आयरन होती है स्टूडेंट्स, आयरन की रस्टिंग, तुम्हें पता है आयरन की रस्टिंग हो जाती है, आयरन के ऊपर वो सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है रेडिश ब्राउन, हवा, पानी और एयर से आयरन रिएक्ट कर जाता है, तो आयरन के ऊपर एक रस्ट बन जाती है। वो भी एक, उसमें भी जब रस्टिंग होती है हीट निकलती है स्टूडेंट्स, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिसॉल्वेशन ऑफ एसिड इन वाटर, देखो आपके पास एसिड है, एसिड है स्टूडेंट्स, आप इसमें वाटर डालोगे तो हीट निकलेगी, हीट निकलेगी, हीट इवॉल्व होगी स्टूडेंट्स। क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है, इतनी ज्यादा हो सकती है कि आपके मुंह के ऊपर वो हीट आ सकती है। अगर एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, बहुत हीट निकलती है, इतनी निकलेगी आपका मुंह के ऊपर हीट आ सकती है, वो जो स्टीम बनेगी आपके मुंह को जला देगी, जला देगी, ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे मैंने एग्जांपल बताए किसके स्टूडेंट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। These are all examples of exothermic reaction student. Exothermic reactions are those
इन विच हीट इज इवॉल्व स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं। अब आप देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। देखो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस वो होती हैं स्टूडेंट जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो जो जो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है स्टूडेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उनको हीट की जरूरत पड़ती है, हीट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप मैंने यहाँ पे दिखाया लाइमस्टोन। देखो लाइमस्टोन का फार्मूला क्या है, लाइमस्टोन का फार्मूला है स्टूडेंट CaCO3। इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। जब इसको हीट करते हैं स्टूडेंट तो देखो ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसको हीट चाहिए स्टूडेंट, प्लस हीट है यहाँ पर, इसको हीट की जरूरत है तब ये टूटेगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब समझ में आ गया आपको स्टूडेंट। लो इसको ठीक कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिएक्शन में स्टूडेंट्स हीट एब्जॉर्ब होती है, तो हीट प्लस लिखा मैंने, हीट प्लस दिस गिव्स CaO प्लस CO। तो ये एग्जांपल किसका हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। फोटोसिंथेसिस जो होती है स्टूडेंट्स, देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूँ तुम्हें, फोटोसिंथेसिस क्या होती है। जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो सनलाइट की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है, सनलाइट की। सनलाइट क्या देती है प्लांट्स को, एनर्जी। भाई सूरज की गर्मी प्लांट्स के ऊपर गिरती है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, तो प्लांट्स क्या करता है, ये सनलाइट होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तब जाके ये अपना ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हो ऐसी रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है स्टूडेंट्स। Photothermic is an example of endothermic process because the plants need sunlight to form this glucose and liberate oxygen gas. ये ऑक्सीजन गैस जो हमारे को जरूरत पड़ती है वो प्लांट से हमें मिलती है, और ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। कुछ और एग्जांपल मैंने दिए हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर, पानी को गर्म करते हो स्टीम बनती है, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी। आप हीट करते हो वाटर को, चाय बनाते हो तो स्टीम बनती है, स्टीम बनती है तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। आइस जब मेल्ट होती है स्टूडेंट्स तो अभी हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करोगे स्टूडेंट, अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये देखो मैंने क्या किया, ये वाटर है, मेरे पास है वाटर स्टूडेंट्स, इसमें मैं डाल रहा हूं अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, इसके अंदर ये घुल गया, तो ये देखोगे ये कूल हो गया, ठंडा हो गया स्टूडेंट्स। मतलब इसने हीट एब्जॉर्ब हो गई, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। ये कौन सी रिएक्शन हुई स्टूडेंट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड जब होता है कंपाउंड, जब उसमें सनलाइट गिरती है स्टूडेंट तो वो टूट जाता है, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। तो यहाँ पर भी ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट क्या है, एक एनर्जी है, एक हीट है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के, जितने भी मैंने बहुत एग्जांपल दिया आपको एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के, ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। आगे चलते हैं, देखो बहुत अच्छा मजेदार लेसन है। अब सेकंड पर आ गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट, व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखो कि कोई एक सब्सटेंस है उसको आपने तोड़ दिया, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस। रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने एक सब्सटेंस लिया स्टूडेंट और उसको हीट कर दिया, वो टूट गया दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। अब देखो फेरस सल्फेट एक कंपाउंड होता है सॉलिड फॉर्म में, आपने इसको हीट कर दिया स्टूडेंट, हीट कर दिया तो ये टूट गया। इसमें तीन चीजें बनी है देखो, तो ये डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है कि स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड बना और सल्फर के बर्निंग की स्मेल आएगी आपको। कैसी स्मेल आने वाली है, सल्फर बर्निंग।
सल्फर बर्निंग की स्मेल आने वाली है आपको अगर आपने इसको हीट किया स्टूडेंट। तो कौन सी गैस होती है? वो गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड होती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है। तो ये तीन चीजों में टूट गया। और आयरन ऑक्साइड जो होता है स्टूडेंट वो सॉलिड होता है। तो ये डिकम्पोजिशन हुई है बाय हीट। हीट करने पर डिकम्पोजिशन हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स दैट यू कैन डिकम्पोज ए कंपाउंड बाय हीटिंग। थर्मल का मतलब होता है हीट स्टूडेंट। हीट से जब कोई चीज टूट के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाएगी उसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। यहां पर हमने एग्जांपल दिया एक थर्मल डिकम्पोजिशन का। देखो लेड नाइट्रेट एक सॉलिड है। लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 ट्वाइस। स्टूडेंट ये एक सॉलिड है। ये है लेड नाइट्रेट। ये कलरलेस होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? कलरलेस। इसको आपने हीट कर दिया, यहाँ पे हीट कर दिया तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगी। देखो क्या बना, तीन चीजें बनी। लेड ऑक्साइड ये येलो कलर का होता है। नाइट्रोजन NO2 गैस निकली स्टूडेंट। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में मैंने इसको हीट किया। ये है लेड नाइट्रेट, ये बॉइलिंग ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, यहाँ पे मैं हीट कर रहा हूँ। तो इसमें देख रहे हो ब्राउन कलर की गैस निकल रही है, ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है। देख रहे हो ये जो गैस निकल रही है स्टूडेंट ये है ब्राउन फ्यूम्स। ये किस चीज के हैं? ये निकल रहे हैं NO2 गैस। तो NO2 गैस निकल रही है और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है और लेड ऑक्साइड बच जाएगा। इसमें एक कंपाउंड बचेगा, कौन सा? लेड ऑक्साइड। ये येलो कलर का है, ये ब्राउन कलर का है और ये ऑक्सीजन है। ये भी एग्जांपल है डीकंपोजिशन बाय हीट। इसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। ये लाइमस्टोन है, इसको मैंने हीट कर दिया, ये टूट गया क्विक लाइन में कार्बन डाइऑक्साइड के हीट करने पे टूटा, इसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर जितने भी मैंने एग्जांपल दिए स्टूडेंट्स वो कौन से हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब हीट करने से एक सब्सटेंस जो है वो टूट गया दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। नोट्स बना लीजिए, नोट्स बहुत काम आते हैं। हर चीज को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन, हम सारे ही आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रिसिटी से भी डिकम्पोजिशन होती है स्टूडेंट। इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। आपने इलेक्ट्रोलिसिस का नाम सुना है, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो डिकम्पोजिशन हुई, मतलब आपने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास की और डिकम्पोजिशन हो गई। क्या हो गया? डिकम्पोजिशन हो गया। यहां पर हमने वाटर लिया स्टूडेंट्स, देख लो ये एनसीईआरटी में एक पिक्चर आपको मिलेगी। ये इसमें पानी है, इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं और एक बैटरी लगाई है। बैटरी से मैंने 6 वोल्ट की बैटरी से इसमें वोल्टेज अप्लाई कर दी। अब इसमें क्या हुआ? पानी टूट गया, ये वाटर था। थोड़ा एसिड डालना पड़ता है, थोड़ा एसिड डालना पड़ता है। मैं लिखा ना मैंने, करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो पानी को मैंने थोड़ा सा एसिड डाला, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हैं, और फिर मैंने बैटरी लगाई। तो ये मुझे दो गैस मिली, कितनी? एक हाइड्रोजन गैस निकली और दूसरी ऑक्सीजन गैस निकली। तो ये टूट गया वाटर स्टूडेंट्स। किसमें? वाटर के अंदर क्या था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। तो ये मिल गई हमें। तो ये डिकम्पोजिशन हुई है बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। देखो एक पॉइंट ये इसने पूछा है, मैंने दो टेस्ट ट्यूबें उल्टी रखी हैं इसमें। वो क्या करती हैं कि इनमें पानी होता है, ये जब गैस निकलेगी तो पानी निकल जाएगा, गैस गैस उसमें आ जाएगी। ये गैस जितनी निकली है यहाँ पर, ये इसमें जमा होने वाली है। एक साइड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एक साइड पे ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो क्या दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा गैस का? क्या क्या यो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड, उनका सेम वॉल्यूम होगा या डिफरेंट होगा? बात समझ में आई? यहाँ पे देखो दो मिलते हैं हाइड्रोजन और एक मिलता है ऑक्सीजन। यहाँ पे देख रहे हो 2 है, यहाँ पे 1 है। तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम जो हाइड्रोजन का मिलेगा स्टूडेंट्स, वो कितना होगा? 2 टाइम्स
इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो जो गैस बन रही है स्टूडेंट, हाइड्रोजन का 2 है तो ऑक्सीजन का 1 मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। जब मैं रिएक्शन को बैलेंस करता हूं स्टूडेंट, ये बैलेंस रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। इसमें क्या दिख रहा तुम्हें कि 2 पानी के मॉलिक्यूल्स, अगर 2 मोल पानी के लूंगा तो 2 मोल हाइड्रोजन बनेगी और 1 मोल ऑक्सीजन बनेगी। मतलब 2 वॉल्यूम होगा हाइड्रोजन गैस का और 1 वॉल्यूम होगा ऑक्सीजन गैस का। ये 2 टाइम्स है इससे, इंपॉर्टेंट है। ये टूट गया, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन गई। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। अब ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, उसे क्या बोलेंगे? लाइट एनर्जी से भी मैं डिकम्पोजिशन कर सकता हूँ। देखो, सिल्वर क्लोराइड एक व्हाइट कलर का कंपाउंड है। ये है मेरा सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे मैंने लिया सिल्वर क्लोराइड। इसका क्या कलर है स्टूडेंट? व्हाइट। और इसके ऊपर मैंने ये सन है मेरा, ये क्या है? सन। ये सन रेज डाल दी, सनलाइट। तो सनलाइट के नीचे रख दिया कुछ टाइम के लिए, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ये टूट जाएगा और ये व्हाइट कलर का क्या ग्रे कलर यहाँ पे ग्रे कलर मिलेगा हमें, ग्रे कलर का सिल्वर मिल जाएगा। सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे। तो और क्लोरीन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस। तो ये डिकम्पोजिशन हो गया AgCl का स्टूडेंट्स। किसका डिकम्पोजिशन किया मैंने? सिल्वर क्लोराइड का। किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस। तो इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हुई है स्टूडेंट, लाइट एनर्जी से हुई है, ये है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। इस रिएक्शन का क्या नाम है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो लाइट से भी हमारी डिकम्पोजिशन हो सकती है, जो हमने शो किया। और देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल तुम देखना चाहते हो, आपका जो फूड होता है, जो आप अपना खाना खाते हो, वो भी अंदर जाके डिकम्पोज हो जाता है। ग्लूकोज जो होता है, आपको पता है C6H12O6, आपके पेट के अंदर जो है ये ये भी डिकम्पोज हो जाता है स्टूडेंट्स, जब आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी। तो ये टूट जाता है, ये टूट जाता है। जो भी फूड आप खाते हो, फूड जो भी आप खाते हो, जो जो आप खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह, ये सब अंदर जाके क्या करती हैं? डिकम्पोज हो जाती हैं। सब डिकम्पोज हो जाती हैं, टूट जाती हैं स्टूडेंट। जो भी आप ईट कर रहे हो, व्हीट, राइस, पोटैटो, स्टार्च, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। और सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज इन द बॉडी टू गिव ग्लूकोज, ये सब क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? ये डिकम्पोज होकर ग्लूकोज दे देते, ये टूट जाएंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है। ये स्टार्च वगैरह जो होती है, ये स्टार्च तुम खाते हो तो क्या करता है? ये अंदर जाके ग्लूकोज में टूट जाता है। ग्लूकोज में बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इसमें बहुत सारे बन जाते हैं, बहुत सारे टूट जाते हैं, टूट जाते हैं शरीर के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर हमने डिकम्पोजिशन के बारे में बताया। अब आपको बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है। अरे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? देखो, आपने एक सोल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, यह है कॉपर सल्फेट एक्वस, यह ब्लू कलर का था। इसमें मैंने आयरन का नेल डाल दिया। क्या डाल दिया? आयरन का नेल। आयरन का नेल क्या होता है? FeS। अब क्या हुआ? पड़ा रहने दो कुछ समय के लिए, तो आप देखोगे कि इसका ब्लू कलर फेड होता जा रहा है। ब्लू कलर क्या होता है? फेड हो रहा है। ये जो ब्लू कलर था स्टूडेंट, ये फेड हो गया, कम होता जा रहा है। और आयरन के नेल के ऊपर देख रहे हो सिल्वर कलर का आ गया। ये आयरन कलर का क्या हो गया? ये आयरन वाला नेल है, ये ब्राउन हो गया स्टूडेंट, ब्राउन हो गया। तो ये क्या हुआ? ये केमिकल रिएक्शन हुई है। यहाँ पे मैंने लिखी है आयरन जो है ना, आयरन आयरन जो होता है ना, ये डिस्प्लेस कर देता है इसको। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट।
तो कॉपर सल्फेट में से आयरन कॉपर को निकाल देता है और खुद आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने शो किया ये आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, आयरन ने कॉपर को निकाल दिया यहाँ से स्टूडेंट बाहर, तो आपको मिल गया फेरस सल्फेट कॉपर और कलर चेंज हो गया। यहाँ पे कॉपर बना, ये कॉपर देख रहे हो इसके ऊपर आ गया है, जो नेल था मेरा उसके ऊपर कॉपर की डिपॉजिट आ गई है, जिसका कलर देख रहे हो आप ब्राउन कलर। ब्राउन कलर ये ऐसे पहले था, अब ब्राउन कलर का बन गया। तो इन्हें बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, in which one element takes the place of another element in a compound. They are known as displacement reaction student. तो more active जो मेटल होता है स्टूडेंट, more active जो मेटल होता है स्टूडेंट्स, displaces less active मेटल। जो ज्यादा एक्टिव होता है स्टूडेंट वो लेस एक्टिव को निकाल देता है उसके साल्ट सॉल्यूशन में से। तो एक्टिविटी सीरीज एक बुक में क्या एक्टिविटी दी हुई है, कौन सा मेटल ज्यादा एक्टिव है, जो मोर एक्टिव मेटल होगा वो लेस एक्टिव को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल ले लो, देखो यहाँ पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ये जिंक है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, ये रिएक्टिव इससे ज्यादा है। और यहाँ पे देख लो लेड जो है, लेड मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो लेड ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, लेड क्लोराइड बन गया। ये सब एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कैसे पता चलेगा स्टूडेंट कि कौन कितना पावरफुल है? यहाँ पर मैंने एक टेबल दिखाई आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये मोर एक्टिव है, यहाँ पे ये देख रहे हो जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं तो वो लेस एक्टिव होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी जो है, मैं ये कह रहा हूँ वो डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन। तो नीचे जाते जाते रिएक्टिविटी कम हो रही है, ऊपर जाते हुए रिएक्टिविटी बढ़ रही है। ये यहाँ पे देख रहे हो मोस्ट रिएक्टिव है कौन सा? पोटेशियम, ये मोस्ट रिएक्टिव है स्टूडेंट, और ये लीस्ट हैं जो नीचे वाले हैं। तो ये ऊपर वाले नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देंगे, मतलब जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है स्टूडेंट, जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा, जिंक डिस्प्लेस कर देगा। तो लेड ऊपर है कॉपर नीचे है, तो लेड कॉपर को निकाल देगा, लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये सारे एग्जांपल्स थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के स्टूडेंट। तो हमने कहा कि जो मोर एक्टिव होता है वो लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये सीरीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो स्टूडेंट। बहुत काम की टेबल बताई है, ये बहुत काम की टेबल है, ये हमें आनी चाहिए। आगे देखो, अब डबल डिस्प्लेसमेंट एक रिएक्शन होती है जो लास्ट में आपको बता रहा हूं। इसमें क्या होता है कि आपके आयंस जो होते हैं ना वो एक्सचेंज हो जाते हैं बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। हम कह रहे हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में आप सोडियम सल्फेट सोल्यूशन ले लो। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने क्या लिया है, Na2SO4 सोल्यूशन, मतलब एक्वस का मतलब एक सोल्यूशन है मेरे पास सोडियम सल्फेट का। इसमें तुमने डालना है स्टूडेंट बेरियम क्लोराइड। क्या डाला? बेरियम क्लोराइड एक्वस। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद तुम्हें दिखेगा यहाँ पर एक सॉलिड जम गया। क्या जम गया स्टूडेंट? सॉलिड आ गया। देखो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, एक प्रेसिपिटेट मिलेगी बेरियम सल्फेट, सॉलिड। तो सॉलिड जम जाएगा यहाँ, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो यहां पर क्या हुआ कि आपके पास सोडियम सल्फेट था एक्वस, और यहां था बेरियम क्लोराइड स्टूडेंट एक्वस। तो आपको मिला बेरियम सल्फेट सॉलिड। ये प्रेसिपिटेट है जो नीचे बैठ गई, मैंने ऐसे दिखा दिया, ये नीचे बैठ गई, और बना सोडियम क्लोराइड एक्वस।
तो अब सोडियम एक्सचेंज हो गए, आयंस एक्सचेंज हो गए स्टूडेंट्स, आयंस एक्सचेंज हो गए, आयंस एक्सचेंज हो गए। सोडियम, अगर मैं इनके आयन फॉर्म देखूं, मेरे पास थे सोडियम आयन, ये सोडियम आयन थे, ये थे सल्फेट आयंस। यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, ये बेरियम आयंस थे, और ये कौन से थे, क्लोराइड आयंस। अब इनमें ये सोडियम इसके साथ चले गया और सल्फेट इसके साथ चले गया, तो एक्सचेंज हो गया किसका, आयंस का, आयंस का एक्सचेंज हो गया स्टूडेंट्स। तो Na किसके साथ गया, Cl के साथ, NaCl बन गया, NaCl बन गया, यहाँ देख रहे हो NaCl बन गया, और सल्फेट नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ चले गया, ये बेरियम सल्फेट बन गया, ये बेरियम सल्फेट बन गया। इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आयंस, आयनिक जहां पर भी आयन फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स, आयन फॉर्म होते हैं, तो उनमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ चले जाता है, और जो नेगेटिव है वो दूसरे के पॉजिटिव के साथ चले जाता है, तो इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। आयंस गेट एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स व्हिच फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, तो नया कंपाउंड बन जाता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स। यहां पर भी दिखा रहा हूं NaOH और HCl में क्या हुआ कि यहाँ पर Na प्लस था, OH माइनस था, और इस HCl में होता है H प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पर Na किसके साथ चले जाएगा, Cl के साथ स्टूडेंट, और OH H प्लस के साथ चले जाएगा, तो आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा, ये दोनों मिलके H2O, ये दोनों मिलके NaCl। ये एग्जांपल्स हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के स्टूडेंट। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें नीचे सॉलिड बन जाता है, ये देख रहे हो सॉलिड बन गया इसके अंदर, सॉलिड, ये BaSO4 ये सॉलिड है, तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इनको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन के, इसमें प्रेसिपिटेट बन गया स्टूडेंट, प्रेसिपिटेट बन गया, ये प्रेसिपिटेट बन गया, मैं दिखाया नहीं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन स्टूडेंट। ये है मेरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स, तो ये बन गया। तो यहाँ पे हमने कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में डिस्कशन किया, ये थी डबल डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर मिक्स्ड सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड। अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्वेश्चन इसके ऊपर आपने आंसर करके लाना है नेक्स्ट टाइम, कि मैंने दिया आपको लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट एक सोल्यूशन आपको हमने दिया, लेड नाइट्रेट, इसका फार्मूला क्या होगा, ये 2 लगा दिया मैंने, ये लेड नाइट्रेट है स्टूडेंट, PbNO3 ट्वाइस, लेड की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की होती है -1, हमारे पास क्या है PbNO3 ट्वाइस, एक्वस मतलब सोल्यूशन है, इसके अंदर हमने डाला है पोटेशियम आयोडाइड Ki। अब बताना है आपको कि क्या रिएक्शन होगी और कौन सी प्रेसिपिटेट बनेगी, क्या कलर आएगा, और इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, ये बताना है कि क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज के लेक्चर का लास्ट होमवर्क आपका, लेड नाइट्रेट इज एडिड टू पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, इज इट ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, write the reaction, if any precipitate is formed, what is the color of that precipitate। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। तो फिर आज की क्लास खत्म, और फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आज बहुत इंपॉर्टेंट हमने चीजें डिस्कस की आपके साथ, कि कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं, और उनके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा दिए मैंने, और क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बाद। और इसके बाद मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम आपको फर्दर चैप्टर, और आगे चलेंगे, और इस तरह से हम और चैप्टर करते जाएंगे, और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, और सारा साइंस जो है हम सॉल्व कर देंगे आपके लिए, और एग्जाम के सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप साइलेंट ड्यूरिंग द क्लास स्टूडेंट्स, व्हेन क्लास इज गोइंग ऑन डू नॉट टॉक इन बिटवीन, पे अटेंशन। आप ध्यान से पढ़िए, ये आपके काम आएंगे, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने आगे नीट जी या कोई भी एग्जाम बड़े बड़े देने हैं, मेडिकल में डॉक्टर बनना है, कुछ बनना है, तो आप
ध्यान से साइंस को पढ़िए और साइंस को समझना है। साइंस को समझ लो, अंडरस्टैंड करो, तो आपको साइंस बहुत इजी लगेगी, अच्छी लगेगी। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट। थैंक यू, बाय बाय, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट